आवाज आ रही है क्या? रक्षा आवाज आ रही है बेटा? जतिन, गौरव, रोहित आवाज आ रही है? चलो बेटा। रक्षा आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं बेटा। ठीक है, स्टार्ट है। चलो, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा उसमें अपन बात कर रहे थे पैकिंग इन सॉलिड, अपन ने स्टार्ट किया था, याद है ना बच्चों? क्लियर है? पैकिंग इन सॉलिड की अपन ने बात की थी, कैसे होता है क्या होता है। तो बच्चों जैसे अपन ने कहा था पैकिंग में हमें मेनली 3 टाइप की पैकिंग की अपन स्टडी करते हैं। एक होता है बेटा 1D पैकिंग, एक होता है 2D पैकिंग, एक होता है 3D पैकिंग। ओके, उनका मैंने बेसिकली आपको आइडिया दिया था कि इन पैकिंग का फॉर्मेशन होता कैसे। ओके, सभी में क्या यानी एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कौन कौन सी एक्सिस के अकॉर्डिंग है, कौन कौन सी डायमेंशन में है, उनके अकॉर्डिंग 1D 2D पैकिंग का फॉर्मेशन है होता है। मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था बेटा 1D पैकिंग, एक ही डायरेक्शन में एटम का अरेंजमेंट है तो 1D। क्लियर है? 2 डायरेक्शन में है तो 2D, तीनों डायरेक्शन में है तो 3D है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो क्या होगा। 1D पैकिंग जो है, 1D पैकिंग में क्या होगा, एटम एक लाइन में प्रेजेंट होंगे, एटम एक लाइन में प्रेजेंट होंगे तो इसको अपन एक रो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? जैसे आपसे बोलते हैं ना बेटा एक रो में खड़े हो जाओ, मतलब क्या एक लाइन में खड़े हो जाओ बोलते हैं ना, वैसे ही इसका मतलब 1D में एटम्स अगर एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं तो अपन इसको एक रो बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, जैसे मेरी हर फिंगर को मैंने एक 1D पैकिंग के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है? चलो बच्चों, सभी फिंगर को मैं ऐड कर दूं तो ये बताओ अब इसे 2D बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? ओनली एक सिंगल फिंगर के लिए तो मैंने क्या कहा था बेटा, ओनली एक ही एक्सिस होगी तो ये क्या हो गया 1D। क्लियर है? सभी फिंगर को मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप 2 एक्सिस देख सकते हो बेटा। कैसे? 1 और ये 2, ये A हो गया, ये B हो गया। क्लियर है? ऐसे जैसे मान लो मेरी पाम है बेटा, इसको मैंने 2D के अकॉर्डिंग, अब मैंने इसको एक लेयर बोलूंगा, अब इसको रो बोल सकते हैं क्या? नहीं, एक लेयर को करेंगे बेटा। अपन बोलते हैं ना जैसे ऊपर की पूरी एक लेयर हटा दो, इसका मतलब उस लेयर में क्या होता है, एटम एक लाइन में होते हैं या एक प्लेन में होते हैं? एक प्लेन में होते हैं, एक सरफेस में होते हैं। यस और नो? अपन बोलते हैं ना पूरी ऊपर की एक लेयर हटा दो, इसका मतलब क्या हो गया, यानी ऊपर की रो, ऊपर की लेयर में क्या, पूरी सरफेस पर जो एटम है ऊपर की एक लेयर को हटा दो, एक सरफेस को हटा दो, बोलते हैं ना बेटा। इसका मतलब एक पाम को अपन बोलेंगे एक लेयर बोलेंगे, एक सरफेस। क्लियर है? ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे कई सारी पाम को अपन एक दूसरे के साथ अरेंज करें बेटा तो हमें पता है 3D का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या, अगर 2D में था तो A और ये B एक लेयर होगी यानी 2D हो गया। कई सारे पाम को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3D का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? ये मैंने बेसिकली आपको आइडिया दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये सब इजी वे में समझाने का पर्पज मेरा सिर्फ इतना था कि 1D के बाद अपन क्या करेंगे, 1D के अकॉर्डिंग 2D का फॉर्मेशन करेंगे, 1D की रो के साथ क्या करेंगे 2D का फॉर्मेशन करेंगे, और 2D की जो लेयर्स है उनको एक दूसरे के साथ अरेंज करके अपन क्या करेंगे 3D का फॉर्मेशन करेंगे। ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, नीट और जेईई लेवल पे चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बेटा। क्लियर? सीधा रटोगे इसमें ये होता है, इसमें ये होता, तो सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो चाहे कैसा भी घुमा फिरा क्वेश्चन दे दो कॉन्फिडेंस से आप कर सकते हो बेटा। क्लियर है? चलो बच्चों, तो कल अपन ने स्टार्ट किया था 2D पैकिंग, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 1D के बाद अपन ने स्टार्ट किया था 2D पैकिंग। 2D पैकिंग क्या होता है, कैसे होता है, तो ये तो अपन ने कहा था 2D पैकिंग। एक दो पॉइंट इसके डिस्कस किए थे अपन ने, क्या कहा था, मेन क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, व्हेन मेनी रोज ऑफ 1D पैकिंग, ठीक है, अरेंज विद ईच अदर देन 2D पैकिंग अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड। यस और नो? अपन ने क्या बोला था, 1D पैकिंग की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करे, रो समझ रहे हो ना, लाइंस। ओके, 1D पैकिंग की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करे तो क्या होता है बेटा, 2D पैकिंग का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? जैसे मैंने पेज वाला एग्जांपल भी दिया था बच्चों आपको, पेज में जो लाइंस होती है बेटा, रजिस्टर के पेज में लाइंस होती है, उसको आप 1D बोल सकते हो। हर लाइन को कई सारी लाइंस एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में अरेंज होती है तो पूरे पेज का फॉर्मेशन हो गया, वो 2D हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे तो 2D पैकिंग का फॉर्मेशन तो हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन कई सारे एटम को अरेंज करना हम एक ही टाइप से अरेंज करें कोई जरूरी नहीं है, उनको भी अपन अलग अलग टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ये 2 टाइप की होती है। मैंने क्या कहा, 2D पैकिंग क्या होती है, 2 टाइप की होती है। ओके, पहली अपन डिस्कस करते हैं बेटा क्या, स्क्वायर, क्या कहेंगे, स्क्वायर 2D पैकिंग। बच्चों देखो स्क्वायर 2D पैकिंग की अगर अपन बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है, अच्छे से समझना। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1D की एक रो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे तो ही तो क्या होगा
2D का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 1D की एक रो बनाएंगे। ये लो बच्चों, 1D की अपन एक रो बना रहे हैं। ये 1D की एक रो हो गई बेटा। क्लियर? अच्छे समझो बेटा, देखो फिर बाद में नोट करेंगे अपन। 1D की एक रो हो गई। क्लियर है? अब हमें पता है ऐसी कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करने पे 2D तो बन जाएगा, लेकिन आप कैसे अरेंज कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा कौन सा बनता है, कैसे बनता है। इसके दो टाइप है, जैसे मैंने लिखा, एक स्क्वायर, दूसरा पढ़ेंगे हेक्सागोनल 2D। ओके, कैसे करना समझना। अगर हर रो, मैंने क्या कहा, यानी हर रो का एटम क्या होगा, अपने से अपर और लोअर साइड के एटम्स रो के एकदम एग्जैक्टली अपर या लोअर साइड में ही प्रेजेंट होगा। मैंने क्या कहा, ईच रो ऑफ एटम, अच्छे सुनना, इसका स्टेटमेंट क्या है, ईच रो ऑफ एटम्स अरेंज्ड एग्जैक्टली अपर और लोअर साइड ऑफ नेबर रो एटम्स। समझ में आ गया? यानी रो का हर एटम क्या होता है, अपने से ऊपर या अपने से नीचे वाली रो के एटम के एग्जैक्टली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली या तो अपर या लोअर बोल दो बेटा। समझ में आया? कैसे? जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है, तो सेकंड रो अगर मैं इसके नीचे बना रहा हूं बेटा, तो एग्जैक्टली अपर या लोअर साइड का मतलब क्या है, एटम के जस्ट ऊपर या नीचे एटम होना। क्लियर है? जैसे मैं क्या कहूं बेटा, जैसे मान लो सेकंड रो बना रहा हूं, तो सेकंड रो का एटम क्या होगा, इसके जस्ट क्या होगा, ऊपर वाली रो के एकदम स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? थर्ड रो अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा बच्चों, यानी थर्ड रो का एटम क्या होगा, एग्जैक्ट सेकंड के क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ठीक है। फोर्थ रो अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा, एग्जैक्ट थर्ड के क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? ठीक है। अगर ये बताओ एटम का अगर ऐसे अरेंजमेंट हो तो क्या होगा, क्या कहूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में एटम की एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। ध्यान रखना, इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछेगा, तो वन बाय वन एक एक वर्ड मेरा एक एक क्वेश्चन है। तो मैं क्या कहूंगा, सबसे मेन स्टेटमेंट तो क्या है, each row of atoms arranged exactly upper और lower side of neighbor row atoms। समझ में आया? रो का हर एटम क्या होगा बच्चों, अपने से ऊपर या अपने से नीचे वाली रो के क्या होगा, एग्जैक्टली अपर या लोअर साइड में प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? एग्जैक्ट अपर और लोअर साइड का मतलब क्या, समझ में आ गया बेटा? जैसे ये एटम है, क्या होगा, इस रो के कंपेयर करें तो क्या होगा, इसके एग्जैक्टली लोअर साइड में है, या इस रो से कंपेयर करें तो इसके एग्जैक्टली अपर साइड से। बेटा समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, ठीक है बच्चों। देखो तो पहली बात तो बेटा देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये जो है ये तो क्या है, एटम्स है। क्लियर है? इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट होगा बेटा वॉइड के बारे में। क्लियर है? तो बच्चों देखो एटम के बीच का जो फ्री स्पेस होगा इसे बोलते हैं वॉइड। मैंने क्या कहा, एटम के बीच में जो फ्री स्पेस होगा वो क्या है बच्चों, वॉइड है। क्लियर है? और यहां पर जो वॉइड होती है, जनरली अगर बोले ये कैसी होती है तो क्या लिखेंगे, जनरली ये क्या होती है, स्क्वायर शेप्ड होती है। कैसे होती है बेटा, स्क्वायर शेप्ड होती है। एग्जैक्ट तो नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होती है, ये स्क्वायर शेप में होती है बच्चों। आ गया समझ में? इनकी जैसे क्या करेंगे बेटा, सरफेस को मिलाते हुए अगर लाइन खींचेंगे तो क्या होता है, एक स्क्वायर शेप में स्ट्रक्चर बनती है। तो ऑलमोस्ट क्या होती है, स्क्वायर शेप मानते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं होती। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो एटम के अरेंजमेंट का नाम आएगा, इनमें अरेंजमेंट कैसे होता है, क्या होता है। ओके, तो ध्यान रखना, कई सारे पैकिंग अरेंजमेंट बोले जाएंगे, ए टाइप, ए बी टाइप, ए बी सी टाइप। अलग अलग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, पैकिंग को नाम देता है। तो ध्यान रखना, तरीका समझना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, अगर क्या कर रहा हूं अच्छे सुनना बेटा, अगर एटम किसी दूसरे एटम के स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, इधर ध्यान दो, अगर एटम किसी दूसरे एटम के स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है तब तो सेम अल्फाबेट यूज करेंगे। ठीक है बेटा? और अगर डिफरेंट लाइन में प्रेजेंट है तो डिफरेंट अल्फाबेट यूज करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे जतिन को मैं अल्फाबेट नंबर दे रहा हूं, जैसे ए, बात समझ में आई क्या? अब जो गौरव इसके स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है या नहीं है बेटा? तो क्या करेंगे, इसे मैं ए ही दूंगा नाम। आ गया समझ में? रोहित बैठा है तो क्या होगा बेटा, वो क्या स्ट्रेट लाइन में है क्या? नहीं बेटा, साइड में है, तो क्या करेंगे, बी अल्फाबेट नाम देंगे। ठीक है? और प्रेक्षा अगर घर पे बैठी है तो उसके जेड के अलावा कोई एक्स्ट्रा नाम देंगे, अल्फा बीटा गामा नाम दे देंगे। कहने का मतलब क्या बेटा, अगर एटम स्ट्रेट लाइन में है तो सेम अल्फाबेट, और अगर डिफरेंट लाइन में है तो डिफरेंट अल्फाबेट। आ गया समझ में? ये बच्चों 2D में कई टाइप पढ़ेंगे, 3D में कई टाइप पढ़ेंगे, सभी में अप्लाई होगा। दिमाग में सेट कर लेना, अलग अलग अल्फाबेट नाम देने का तरीका क्या होता है। अगर एटम स्ट्रेट लाइन में है तो सेम अल्फाबेट। क्लियर है? डिफरेंट लाइन में है तो डिफरेंट अल्फाबेट। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये बताओ, अगर फर्स्ट रो का एटम है, फर्स्ट रो का एटम है, इसे मैं नाम दे रहा हूं ए, तो ये बताओ सेकंड रो के एटम को नाम देंगे बी सी। क्या नाम देंगे? ए ही देंगे बच्चों। शाबाश। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो के स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है? फर्स्ट रो के स्ट्रेट लाइन में है तो बेटा ये भी क्या हो गया, ए होगा। क्लियर है? थर्ड रो के एटम को क्या नाम दूंगा,
ये भी ए है बच्चों, क्योंकि ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। क्लियर है। फोर्थ रो को क्या नाम दूंगा, ये भी ए नाम दूंगा बच्चों इसको। आ गया समझ में। तो इस टाइप के पैकिंग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, ए टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। बात समझ में आई। तो ये नाम देने का पर्पज क्या होता है, समझ में आ गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो बेटा, तो क्या कहेंगे बेटा, अब बात करें, अच्छे समझ से जाना बच्चों। देखो हर एटम की बात करूं, कोई भी एक एटम फिक्स कर लो। जैसे मैंने इस एटम की मैंने बात की बेटा, इसको मैं डॉट डॉट कराऊं समझने के लिए, डार्क कराऊं ताकि पता चले कौन से एटम पर मैं फोकस कर रहा हूं। ओके, हर एटम ये बताओ अपने आसपास के कितने एटम के कांटेक्ट में है, 4 एटम। वेरी गुड। क्या करेंगे बेटा, देखो एक तो आप अपर साइड वाला ले सकते हो, जैसे ये वाला हो गया, एक लोअर साइड वाला ले सकते हो, ये हो गया, एक राइट साइड वाला ले सकते हो, ये हो गया, एक लेफ्ट साइड वाला ले सकते हो, ये हो गया। क्लियर। बच्चा कहेगा सर ये एटम कंसीडर करेंगे क्या, यस और नो, यस और नो। नो बेटा, ये इसके कांटेक्ट में है क्या, नो बेटा। इस एटम के रेस्पेक्ट में स्टडी करनी है तो देखो इसके कांटेक्ट में तो ये है या फिर ये एटम है, लेकिन ये एटम इसके कांटेक्ट में है क्या, नो बेटा। क्लियर। वैसे ये एटम है क्या, नो। ये एटम है क्या, नो। ये एटम है क्या, नो बेटा। क्लियर है। इसका मतलब हर एटम क्या होता है, अपने आसपास के 4 एटम के कांटेक्ट में होता है। इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। पीछे जो हमने एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा बेसिक सॉलिड स्टेट में, बेटा सारा काम आएगा। क्लियर है। कोऑर्डिनेशन मैंने क्या कहा था, नाम देखते दिमाग में आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, आ गया समझ में। फिर सोचने की जरूरत नहीं सर इसका मतलब क्या होता है, नंबर क्या होता है, वो तो बाद की बात है, वैल्यू क्या होती है, मीनिंग तो ध्यान होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, हर एटम अपने आसपास के क्या होता है, 4 नेबर एटम के कांटेक्ट में होता है। इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितनी आती है, 4 आती है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब जो 4 नेबर एटम होते हैं इनके सेंटर को अगर मिला दे, क्या कहा, 4 नेबर एटम के सेंटर को मिला दो बेटा, इसके सेंटर को इससे मिला दिया, इसके सेंटर को इससे, इसके सेंटर को इससे। क्लियर है। तो ये बताओ कैसी स्ट्रक्चर बन रही है बच्चों, अरे स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बन रही नहीं बन रही, यस और नो। स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बन रही है। हमें पता है, अपन बात करें स्क्वायर 2D की तो ध्यान रखना 4 नेबर एटम के सेंटर को मिलाया जाए तो क्या होता है, स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनती है। इस वजह से इसे स्क्वायर 2D पैकिंग बोला जाता है। समझ में आ गया, यस और नो। तो ये नाम देने का पर्पज क्या बेटा, मैंने क्या कहा, अपने आप में एक एक क्वेश्चन है ये, आ गया समझ में। पैकिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, क्लियर है। या फिर कौन सा कैसे बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसे स्क्वायर 2D नाम क्यों दिया जाता है, इनमें जो वर्ड होगी वो ऑलमोस्ट कैसे होगी, कैसे करना क्या करना, समझ में आ गया। क्लियर है बेटा। चलो बेटा, अब काम की बात। काम की बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बोला जाएगा बेटा पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ये जो मैंने लिखा था बेटा ए टाइप पैकिंग अरेंजमेंट, इसको मैं वापस यहां लिख रहा हूं, ए टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, यानी ऐसी पैकिंग अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, AAA टाइप पैकिंग अरेंजमेंट बोला जाता है बच्चों। क्लियर। और इसका रीजन क्या है ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा बच्चों, समझ में आ गया। क्लियर है बेटो, क्लियर। चलो अब बात करते हैं, मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए पैकिंग अरेंजमेंट, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ओके, चलो बच्चों बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। देखो बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी का हमने कॉन्सेप्ट समझा है बच्चों। पैकिंग एफिशिएंसी, पहली बात तो ये बताओ अपन बात 2D की कर रहे हैं या 3D की, अपन बात 2D की कर रहे हैं 3D की, 2D की कर रहे हैं। तो ये बताओ पैकिंग एफिशिएंसी, ये बताओ अपन क्या करेंगे, एरिया के अकॉर्डिंग करेंगे या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, एरिया के अकॉर्डिंग। याद है ना, एक एक चीज बताने का पर्पज क्या था, ताकि आपको रटना नहीं पड़े, सर ने ये कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया बेटा, समझ में आ गया। 2D की बात करें तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया से कैलकुलेट करेंगे। बाकी रूल तो वही रहेगा, एटम्स का एरिया अपॉन यूनिट सेल का एरिया, काम खत्म। यस और नो, क्लियर। तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, टोटल एरिया, क्या कहेंगे, टोटल एरिया ऑफ एटम्स, टोटल एरिया ऑफ एटम्स अपॉन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब बच्चों ये बताओ यहाँ पर यूनिट सेल क्या करेंगे, किसी एक स्ट्रक्चर को फिक्स करके आप स्टडी करोगे तो ये बताओ यहाँ पे जो मैंने स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बनाई है उसको मैं एक यूनिट सेल मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ, मान सकता हूँ बेटा। तो यहाँ पर यूनिट सेल कैसी होगी, स्क्वायर शेप में होगी। क्लियर है। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, यस और नो। अरे स्टडी करने के लिए कोई एक पार्ट तो फिक्स करना पड़ेगा ना, इसका मतलब यहाँ यूनिट सेल को अपन स्क्वायर फॉर्म में ले सकते हैं। आ गया समझ में, क्योंकि हमें पता है कंप्लीट स्ट्रक्चर में ऐसी कई सारी स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर बन सकती है। यस और नो। अरे हर एटम के रेस्पेक्ट में सेम रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आएगा बेटा। तो किसी एक स्ट्रक्चर को फिक्स मान के आप स्टडी कर रहे हो
और कोई एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पार्ट आपने फिक्स कर लिया, वही तो क्या होता है, यूनिट सेल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो यूनिट सेल है बेटा उसको मैं क्या मान रहा हूँ, ये यूनिट सेल कैसी होगी, स्क्वायर शेप में होगी। क्लियर है? चलो बेटा मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो अच्छे से, इधर ध्यान दो, अच्छे समझना। अब बच्चों देखो, सीधा रखने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अपने स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर को यूनिट सेल माना है, इसको मैं अलग से इसका डायग्राम बना रहा हूं। ओके, समझने के लिए कैसे बच्चों देखो, इसको मैं अलग से कैसे बना रहा हूं, ये मैंने जो स्क्वायर शेप यूनिट सेल बेटा इसका मैंने डायग्राम अलग लिया है। क्लियर है? इसमें देखो ये जो जो एटम इसमें इंक्लूड है वो कैसे है, एक्चुअल में जो सेंटर वाला एटम है वो इस टाइप से है या नहीं है, यस और नो, अरे है या नहीं है, है बेटा, ठीक है। ये जो कॉर्नर वाला एटम है वो इस टाइप से है या नहीं है, यस और नो, है बेटा। ये कॉर्नर वाला एटम है वो क्या है, इस टाइप से इसके कांटेक्ट में है। ये जो कॉर्नर वाला एटम है वो क्या इस टाइप से कांटेक्ट में है, ये कॉर्नर वाला एटम है इस टाइप से कांटेक्ट में, यस और नो। अरे बात को समझ रहे हो, ये जो स्क्वायर शेप में यूनिट सेल है इसको बनाया है मैंने बेटा। क्लियर है? ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे ये बताओ, यूनिट सेल में अपना होता ही क्या है, टोटल एरिया ऑफ एटम्स है, यानी एरिया टोटल जो एटम्स है उनका एरिया कितना होगा। तो ये बताओ, ये जो स्क्वायर शेप में यूनिट सेल है इसमें कौन कौन से एटम कंप्लीट फॉर्म में प्रेजेंट है, ये बताओ। पूरी स्क्वायर शेप के अंदर कौन कौन से एटम्स आते हैं, सेंटर वाला एटम। लेकिन ये बताओ कॉर्नर वाले एटम, कंप्लीट एटम यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है क्या, नहीं बेटा, कुछ पार्ट तो क्या है यूनिट सेल के अंदर है, कुछ पार्ट यूनिट सेल के बाहर है। क्लियर है? तो बेटा देखो क्या करेंगे, ये सेंटर वाला एटम है, सेंटर वाला एटम है, इसका तो क्या होगा, पूरा का पूरा पार्ट यूज होगा, यस और नो। और ये जो कॉर्नर वाले एटम है उसका ओनली यही पार्ट यूज होगा जो यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। बात समझ में आ गई बेटा? चलो अब देखना, अच्छे से समझते जाना। अगर मैं बात करूं बेटा, क्या ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है ये एज लेंथ है या नहीं है, ए, यस और नो। ये वाली डिस्टेंस है, ये भी बेटा इसकी एज लेंथ है या नहीं है, ए, यस और नो। क्लियर है? ठीक है। इसका मतलब ये बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहां से लेकर यहां तक, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक बेटा, ये बताओ ये इसकी रेडियस आर होगी या नहीं होगी, इस कॉर्नर वाले एटम की, यस और नो। ठीक है। ये वाला क्या होगा बेटा, 2r होगा या नहीं होगा, यस और नो। अलग कलर यूज कर रहा हूं बेटा, दिखाई तो दे रहा ना, दिखाई दे रहा ना प्रेक्षा। चलो बेटा अब क्या करेंगे, ये वाला एटम है इसकी रेडियस आर होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। क्लियर है? चलो ये बताओ बेटा, इसका मतलब है ये जो सेंटर वाला एटम है, नो डाउट ये तो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है, तो इसका तो कितना पार्ट हमें यूज करना है, 1 पार्ट, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एटम है या नहीं है, है बच्चों। क्लियर है? लेकिन जो कॉर्नर वाला एटम है इसका कितना पार्ट हमें यूज करना है, 1/4। बिल्कुल बेटा, क्योंकि 2d की बात कर रहे हैं, हमें पता है स्क्वायर का एंगल कितना होता है, 90। क्लियर? एक एंगल 90 का है तो 360 का होते ही बेटा, ये बताओ ऑल डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, होगा बेटा। इसका 360 की बजाय 90 का एंगल अपन ले रहे हैं तो कितना पार्ट हो गया, 1/4 हो गया। सीधी सी बात है बेटा, देखो अरे 1/4 ये पार्ट रहा, 1/4 ये पार्ट हो जाएगा, 1/4 इसके बराबर वाला, 1/4 इसके बराबर वाला, यस और नो। क्लियर है? इसका मतलब क्या लिखेंगे, कॉर्नर वाला पार्ट कितना होगा, 1/4 पार्ट यूनिट सेल के अंदर है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बेटा अब एक बात बताओ रे, कैसे एक्चुअल में अगर मैं बात करूं बेटा तो अपन कैसे कह सकते हैं, समझना। ये जो है बच्चों अपन ने ये लिखा r, देखो r की टर्म में ये डिस्टेंस कितनी है, जैसे मान लो इसको आप बेस मान लो a, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर मान लो a, तो ये वाला हाइपोटेनस होगा या नहीं होगा, यस और नो। तो ये बताओ हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा, a की टर्म में, a की टर्म में कितना हो गया, a की टर्म में कितना हो गया, अरे सोच क्या रहे हो बेटा, क्या करना है, ये a बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया a, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, अरे √2 होगा नहीं होगा, a² + a² का अंडर रूट बेटा क्या हो गया, 2a² का अंडर रूट कितना हो गया, √2a। अपने 1000 बार बेटा ये डिस्कस किया है ये तो, इसका मतलब √2a किसके बराबर है, r 2r कितना हो गया बेटा, 4r, यस और नो, नो डाउट। क्लियर है बेटा? चलो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, r = क्या हो गया, √2a/4। यहां तक समझ में आया, यस और नो। चलो बच्चों ये तो मैंने क्या, अब आपको रटना नहीं पड़े इसलिए मैंने बताया है। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे की, इसमें वैल्यू पुट करने की बेटा, ठीक है। चलो बच्चों तो अब बात करते हैं इसमें वैल्यू पुट करें, तो अपन ने क्या लिखा, पैकिंग एफिशिएंसी, टोटल एरिया ऑफ एटम्स। क्लियर है? तो ये बताओ एटम का एरिया कितना लूंगा, एक एटम का एरिया 4/3 πr³, यस और नो। क्यों बेटा, πr³ लेना है क्या, नहीं बेटा, एरिया क्या होता है
पाई आर स्क्वायर, याद है ना, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला एटम है ये तो कंप्लीट एटम है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यस और नो, क्लियर है। कॉर्नर वाले एटम का कितना एरिया होगा, 1/4, बिल्कुल सीधी सी बात है, कंप्लीट एटम होता तो पाई आर स्क्वायर, 1/4 पार्ट है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, यस और नो, क्लियर है। तो क्या करेंगे, कॉर्नर वाले एटम का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। हमें पता है सेंटर वाला एटम तो बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल 4, सेंटर वाला एटम तो एक ही था, तो एक एटम का इतना मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, क्लियर है। 1 से मल्टीप्लाई करके टाइम पास करने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा। लेकिन कॉर्नर वाले एटम का ऐसे सेम एटम का नंबर मोर देन 1 है या नहीं है बेटा। एक एटम का पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, तो ऐसे सेम कैसे एटम है, 1 2 3 4, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 4 एटम का है तो मल्टीप्लाई बाई 4, यस और नो, यस और नो, यस और नो। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाई ए, यस और नो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, समझ में आया, क्लियर है। चलो बेटा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 करना है, क्लियर। स्क्रीन रुक गई क्या, मल्टीप्लाई बाई 100, यहां तक बात समझ में आ गई। एक सेकंड बेटा, जस्ट 1 मिनट। चलो बेटा, कितनी देर हो गई थी स्क्रीन पे, जस्ट अभी। चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा बेटा, देखो ये देखो पैकिंग एफिशिएंसी अपन ने क्या कहा, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, टोटल एरिया या वॉल्यूम का कितना पार्ट एटम के थ्रू कवर है, क्लियर है। यहाँ 2D की बात करें तो किससे करेंगे, एरिया से करेंगे, तो टोटल एटम का एरिया अपॉन यूनिट सेल का एरिया, क्लियर। यहाँ यूनिट सेल को अपन स्क्वायर फॉर्म में लिया तो क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर, क्लियर। अब जिस स्क्वायर को अपन यूनिट सेल की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, उसको वही बच्चों टाइम पास करने के बजाय वो डायग्राम खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, उसको मैंने अलग से बनाया है, क्लियर है। इसमें ये सभी जो पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं, R 2R R वगैरह A वगैरह, ये कैसे किसके बराबर है, ये कैसे होगा, समझ में आया यहाँ तक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अपन क्या करेंगे बेटा, टोटल एरिया ऑफ एटम, यानी जो जो इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो एटम कितना एरिया कवर कर रहे हैं, ये सेंटर वाला एटम 1 पार्ट है या नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट एटम है, तो पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, क्लियर है। कॉर्नर वाले की अपन बात करें, हमें पता है बच्चों कितना है ये, अरे 1/4 पार्ट तो है टोटल एटम का, क्लियर। तो पूरा एटम होता तो पाई आर स्क्वायर, एक एटम होता तो क्या, सॉरी 1/4 पार्ट है तो कंप्लीट एटम का पाई आर स्क्वायर, 1/4 पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, और ऐसे सेम कितने एटम है, 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूंगा। करने में मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, लेकिन आप रटो नहीं, क्या मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ बेटा, एक एटम ये हो गया, 1 4 1 4 1 4 1 4, तो एक ये हो गया, टोटल कितना 2 एटम हो गया। लेकिन 2 एटम हुआ कैसे, ऐसे, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या, a मल्टीप्लाई बाई ए, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बेटा, अगर मैं 4 को 4 से उड़ा दूं तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, यस और नो, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये बताओ, सोल्व करने के लिए r और a को एक दूसरे के टर्म में लिख लेंगे, फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई, r की जगह मैं क्या लिखूंगा, √2a/4, तो क्या लिखेंगे, r की जगह क्या लिखेंगे, √2a/4, इसका स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, a स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100ac बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बाकी इनको जब सोल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 78.5%, ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है। लेकिन कैसे आती है, ऐसे आती है, समझ में आ गया। बाकी तो मैथमेटिक्स से सोल्व करने का बेटा, क्लियर है, ठीक है। ये अगर इतना आ गया तो ये बताओ बच्चों, वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा, ये टाइम पास की जरूरत है क्या, 100 में से माइनस कर सकते हैं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 21.5%, क्लियर है। ये बच्चों स्क्वायर 2D के बारे में कैसे होता है, क्या होता है, एक एक चीज मैंने बताई है, कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया। यहाँ तक को डाउट, यस और नो। चलो मैन स्टेटमेंट लिखो बेटा, फिर उसके बाद तो नोट करने वाला काम है। लिखो मैन स्टेटमेंट लिखो। हाँ लवीस, लेट कैसे हुए, क्लास का पता नहीं था बेटा, व्हाट्सअप नंबर किस लिए दे रखे हैं फिर, अरे एक एक बच्चे को कॉल करके बताने के बजाय सभी को कॉमन एक साथ ऐड करेगा, ताकि कोई बच्चा गलती से कॉलिंग में मिस नहीं हो जाए, कोई बच्चा फ़ोन उठा नहीं पाए तो बाद में दिमाग माइंड से स्लिप हो जाए तो बच्चा रह जाए। आपको बेटा व्हाट्सएप पे ऐड क्यों कर रखा है, ताकि सभी बच्चों के पास कॉमनली मैसेज जा सके। आपके बड़ा मॉरल ड्यूटी है कि कम से कम रात को सोने से पहले एक बार मोबाइल चेक करना कि कोचिंग की तरफ से कोई मैसेज आया कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है क्या। आपकी एक क्लास मिस हो चुकी है, 9:30 से क्लास थी, अब एक क्लास मिस हो गई तो एक नंबर ट्यूशन तो बहुत बड़ी बात है,
एक नंबर पूरा साल खराब करवा देता है। अगर वही चीज़ अगर पढ़ाई हुई क्लास से आ जाए वही क्वेश्चन, और हमारे साथ हो चुका है, इसलिए इस चीज़ की वैल्यू बहुत अच्छे समझते हैं। ठीक कराने से पहले जब कोचिंग पढ़ाते थे वहाँ जेई के बच्चा एक बच्चे को बाहर निकाल दिया था क्लास से, और एक्टिंग कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, और वही क्वेश्चन सेम टू सेम जेई मेन में आ गया। उस दिन की हमारी एक गलती से बाद में बहुत गिल्टी फील हुई कि वो बच्चा बाकी सब बच्चों का सही था, एग्जैक्ट कॉपी से आया था, और उस बच्चे ने गुस्से में नोट भी नहीं किया, सर ने मुझे कैसे निकाल दिया। एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही होता है आज की जनरेशन में, अपने माँ बाप के नहीं होते तो टीचर्स के कैसे होंगे वो बात अलग, लेकिन सर ने बाहर कैसे निकाल दिया, नोट ही नहीं करूँगा, सर का क्या बिगड़ेगा, दोस्त तो तुम्हारा ही है। बाद में रोया आके, बोले मैं सर सबका सही था, ये कौन सा क्वेश्चन गलत किया, बोले सर वही गलत हो गया मेरा। मैं बोला तो कॉपी से था, मुझसे गलती हो गई, उस दिन नोट नहीं किया था, कॉपी में आपने करवाया था लेकिन मैं नाराज़ हो गया था तो मैं नोट नहीं किया था। उस एक क्वेश्चन की वजह से वो बच्चा साल खराब हो गया उसका, जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, एक नंबर की वजह से। वो क्वेश्चन सही हो जाता शायद क्वालिफाई कर जाता। जो भी बेटा ध्यान रखो, आपके लिए एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन के बाद हमें फील हुआ कि शायद यार उस दिन उसे क्लास से बाहर नहीं निकालते तो शायद हमें नहीं पता था वो इतना ज़्यादा दिल से ले लेगा, ये करेगा वो करेगा, नोट ही नहीं करेगा, पढ़ेगा ही नहीं उस लेक्चर को। वो लेक्चर उसने पूरी साल नहीं पढ़ा, फिर अगले साल वापस पढ़ना पड़ा। बात समझ में आई क्या? अगले साल पूरे नोट्स बनाता था, एक एक वर्ड, सर आपने ये क्या बोला था, यहाँ पर ये सही था क्या, ऐसा था वैसा था क्या। फिर क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, साल खराब हो जाता तो हो ही जाता है, गलती चाहे तुम्हारी हो चाहे किसी की हो, फाइनल रिजल्ट वही होता है। समझ में आ गया क्या? तो सोने से पहले बेटा एक बार बाकी चीज़ों के लिए मोबाइल चेक करते हो, पता आज के बच्चे कितने एडवांस हैं, मोबाइल बिना तो सोते ही नहीं, फैक्ट है ये तो। कम से कम एक बार देख लिया करो बेटा, जो आपने कोचिंग में व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं कम से कम, और आपको लगता है जिनके व्हाट्सअप नंबर आपने मम्मी पापा के भाई के किसी के भी दे रखे हैं वो कहीं पर गए हुए हैं, किसी फंक्शन में गए हुए हैं सपोज करो, तो आप किसी अदर नंबर से कॉल करके एक बार श्योर कर सकते हैं कि सर को नया शेड्यूल है या कल वाला ही है। लेकिन जिनके व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं वो घर पे अवेलेबल है, तो एक बार मोबाइल जरूर चेक करो कि कोचिंग की तरफ से कोई मैसेज आया क्या, क्योंकि एक एक क्लास एक एक वर्ड आपका साल खराब करवा सकता है बेटा। और हमें कोई भी वो काम नहीं करना जो अपना साल खराब कर दे, कैरियर खराब कर दे, क्योंकि अगली साल अपन को अगली साल कर लेंगे। एक साल बोलना आसान है, निकालना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ गया? उन्हीं टीचर्स को उसी सिलेबस को बार बार झेलना, लोगों से नज़रें छुपा छुपा के वही बात है, छुपते रहना, ये वापस क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे। इससे अच्छा उसी साल ऐसा पढ़ो कि एग्जाम के बाद गिल्टी फील ना करो कि मैं ये करता ये हो जाता वो करता वो हो जाता। छोटी छोटी चीज़ें बेटा कैरियर बना देगा, बिगाड़ देगा, इन चीज़ों को सीरियसली लो। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी वही बात है। हम तो फिर भी कोचिंग के चक्कर काटते फिरते थे कि सर क्लास का शेड्यूल आने के बाद पता चलता था शेड्यूल चेंज हो गया तो बेटा वापस जाओ 2 बजे से 5 बजे से, हम तो ऐसे चक्कर काटते थे हमारे टाइम में। एक तुम्हारे टाइम टेक्नोलॉजी है तो उसका फ़ायदा उठाओ बेटा। 10 सेकंड लगते हैं कि हाँ ये कोचिंग से ये शेड्यूल आया है, कल मुझे इसके अकॉर्डिंग, तुम्हें पहले दिन शेड्यूल भेजते क्यों हैं, फिर तुम मेंटली प्रिपेयर हो बेटा, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो या क्लास मिस ना हो, कुछ भी हो तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए, टाइम का हो चाहे सब्जेक्ट का हो। आ गया समझ में? तो ये ध्यान रखना, चाहे बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है चाहे ऑफलाइन, तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है बेटा, और तुम्हारे फायदे के लिए, किसी भी एहसान करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फायदे के लिए ही बेटा ये। आ गया समझ में? एक भी क्लास मिस हो गई, एक वर्ड मिस हो गया, तुम्हारा साल खराब करवा देगा। फिर तुमने बाकी चाहे पूरी साल पढ़ाई की हो, क्या फायदा? अरे सॉलिड स्टेट लेक्चर के तुमने 15 लेक्चर अटेंड किए, एक लेक्चर मिस कर दिया, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो बाकी के 14 लेक्चर कोई काम आए क्या? मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया? जिस टाइम जो करने का मौका था उसी में अपन फेल हो गए, तो बाकी का क्या कराए, किस काम आया? समझ में आ गया? तो ये जरूर ध्यान रखना। आज जो इनऑर्गेनिक का लेक्चर हुआ बच्चे कॉपी देख के जरूर कर लेना, वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन जरूर देख लेना। ओके चलो बेटा लिखो, स्टेटमेंट लिखो, पहले लिखो ईच रो ऑफ एटम्स, ईच रो ऑफ एटम्स, each row of atoms, each row of atoms is arranged, each row of atoms is arranged exactly, each row of atoms is arranged exactly, each row of atoms is arranged exactly upper or lower side, each row of atoms is arranged exactly upper or lower side of neighbor row atoms, neighbor, neighbor पड़ोसी, पड़ोसी मतलब जस्ट पास पास वाले। Each row of atoms is arranged exactly upper or lower side of neighbor row atoms। ठीक है, सो
straight line of atoms. So straight line of atoms. So straight line of atoms. So straight line of atoms is obtained so straight line of atoms is obtained in horizontal and vertical directions. So straight line of atoms is obtained in horizontal and vertical directions. ठीक है बेटा, चलो बाकी तो बेटा डायग्राम पे उसके आसपास सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, बाकी टाइम पास वाला काम है, ये ऐसे होता वैसे होता सारा मैंने इस डायग्राम में 4-5 क्वेश्चन सेट कर दिए। समझ जाओगे ना? समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? रोहित नहीं समझ जाओगे? समझ जाओगे? जतिन, लवीस, गौरव, ठीक है बेटा अब छाप दो जो बोर्ड पे लिखा है। प्रेक्षा कोई भी डाउट बेटा यहाँ पर? नो सर, अच्छी बात है। और रोहित बता रही है तू पढ़ाई नहीं कर रही बेटा। प्रेक्षा उसको देखो फिर से कह रही है कि प्रेक्षा पढ़ाई नहीं करती। अरे सर करती हूँ, ठीक है बेटा ध्यान रखना जब भी जिंदगी में टेस्ट पेपर हो चाहे एग्जाम पेपर हो, बाकी किसी को पीछे छोड़े ना छोड़े, लेकिन अपने फ्रेंड्स को आगे नहीं निकलने देना है। सक्सेस का ये सबसे बड़ा सीक्रेट होता है बेटा, ध्यान रखना। सच है ये, हंसी मजाक में जरूर बोल रहा हूँ लेकिन सच है ये कि तुम अपने फ्रेंड्स को पीछे नहीं छोड़ सकते तो दुनिया से क्या कंपटीशन करोगे? ठीक है, और जो अपना जितना अच्छा फ्रेंड होता है उसको उतना ही पीछे छोड़ो। बात समझ में आ रही है क्या? उसमें उतना ही डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं चीटिंग के साथ, ईमानदारी से, प्योर कंपटीशन से। ठीक है, बिल्कुल।
थोड़ा स्पीड से छापो बेटा। उदाहरण दे बच्चों। चलो उदाहरण दे। चलो बेटा ये तो अपने बात की, इसका पहला टाइप कौन सा था, स्क्वायर 2D पैकिंग, क्लियर है। चलो बेटा 2D पैकिंग में सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं। नंबर 2 लिखो बेटा, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल 2D पैकिंग, हेक्सागोनल 2D पैकिंग। हेक्सागोनल 2D पैकिंग, क्लियर है। देखो बेटा एक बात तो श्योर है, मैंने क्या कहा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। क्या, अगर 2D पैकिंग है तो दिमाग में वही आना चाहिए कि इसका फॉर्मेशन किससे होगा, 1D की रो से होगा। यस और नो, 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं तभी तो क्या होता है बच्चों, 2D का फॉर्मेशन होता है ना। इसका मतलब अब क्या करेंगे, यानी अपन को 1D की रो को अरेंज करके 2D का फॉर्मेशन तो करना है, लेकिन उन एटम्स को हम कैसे अरेंज करते हैं बेटा, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी 2D का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, मैंने कहा दो टाइप की होती है, पहली थी बेटा स्क्वायर 2D, दूसरी है हेक्सागोनल 2D। क्लियर, कैसे बच्चों, स्क्वायर 2D में अपन ने क्या कहा था, रो का हर एटम क्या होगा, एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होता है। यस और नो, यहां पर कैसे प्रेजेंट होगा, यानी अपने से अपर और लोअर साइड के एटम्स का जो मिडिल स्पेस होता है बेटा, फ्री स्पेस होता है, उनमें प्रेजेंट होगा। यस और नो, अभी तो मैंने क्या कहा था, हर एटम एक दूसरे के अपर या लोअर साइड एटम के स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी एटम के जस्ट ऊपर या नीचे एटम होना। क्लियर, अब कैसे होगा बच्चों, अपने से ऊपर या नीचे वाली रो के बीच में जो फ्री स्पेस होता है बच्चों, वहां पर एटम प्रेजेंट होगा। ओके, कैसे होगा बेटा समझना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 1D की जैसी एक रो बना रहा हूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 1D की पहले एक रो बना लो, फिर कई सारी रो को अरेंज करेंगे तब क्या होगा, 2D तो बन जाएगी, लेकिन इनको हम अरेंज कैसे कर रहे हैं समझना अच्छे से। अब देखो पहली में तो स्क्वायर 2D वाला फॉर्मेशन तो कैसे हुआ था, जब सेकंड रो का एटम एग्जैक्ट इसके स्ट्रेट लाइन में हो। यस और नो, अब कैसे होगा, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में ना होकर बीच के फ्री स्पेस में। अरे बीच का फ्री स्पेस कहां है बच्चों, दो एटम के बीच का फ्री स्पेस ये रहा। आ गया समझ में, इसका मतलब सेकंड वाला एटम कहां होगा, सेकंड रो का एटम है, इसके फ्री स्पेस में ये बना दो, और ये वाला एटम क्या होगा बेटा, इसके फ्री स्पेस में, इसके फ्री स्पेस में, इस टाइप से क्या होगा, एटम के फ्री स्पेस में एटम बनाते जाओ। क्लियर है, वैसे ही थर्ड रो का एटम कहां होगा बच्चों, सेकंड के फ्री स्पेस में बना दो। ये लो, सेकंड रो के जो एटम थे उनके फ्री स्पेस में क्या किया आपने, थर्ड रो के एटम बना दिया। क्लियर है, फोर्थ रो वाले एटम कहां होंगे बच्चों, थर्ड के फ्री स्पेस में। कहने का मतलब क्या है, हर एटम अपने आसपास वाली रो के एटम के क्या होगा, फ्री स्पेस में प्रेजेंट होगा बच्चों। आ गया समझ में, क्लियर है, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, एटम का अरेंजमेंट होता है। क्लियर है, चलो बेटा ये मैंने एटम का अरेंजमेंट तो बनाया है। अब एक बात बताओ बेटा, पहली बात तो ये क्या हो गए, एटम्स हो गए, ये तो क्या है, एटम्स है। क्लियर, यहाँ एटम का अरेंजमेंट कैसे है, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अच्छे सुनना, इधर ध्यान दो। each atom of row is arranged in a free space of upper or lower sides neighbor row atoms. yes or no, रो का हर एटम कहां प्रेजेंट होता है, अपने से ऊपर या नीचे वाली रो के एटम के फ्री स्पेस में प्रेजेंट होता है, अरेंज होता है। आ गया समझ में, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में ना के होके कहां होगा बेटा, फ्री स्पेस में होगा। क्लियर है, इसका मतलब ये बताओ बच्चों, अगर फर्स्ट रो, पहली बात तो जैसे मान लो ये एटम्स हो गए, एटम के बीच का जो फ्री स्पेस है इनको अपन क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। ध्यान है ना, यहाँ जो वॉइड की शेप है बेटा वो कैसी है रे, ट्राइगोनल। यस और नो, अरे ट्राइगोनल या टी शेप है या नहीं है, तो ये कैसी होती है, ट्राइगोनल या टी शेप्ड होती है। ध्यान रखना, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि ऐसे में जो एटम के बीच का जो फ्री स्पेस है, आप देख सकते हो बेटा ये जो फ्री स्पेस आपको ट्राइगोनल या टी शेप दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, ट्राइगोनल टाइप से शो होता है, तो इसमें वर्ड कैसी होती है, ट्राइगोनल या टी शेप्ड होती है। क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलो ये बताओ, फर्स्ट रो के एटम के अरेंजमेंट को अगर मैं ए बोलूं तो ये बताओ सेकंड वाले को ए बोलेंगे या बी बोलेंगे, बी बोलेंगे। मैंने क्या कहा था,
स्ट्रेट लाइन में एटम है तो क्या होगा, सेम अल्फाबेट, डिफरेंट लाइन में है तो डिफरेंट अल्फाबेट। क्लियर है? जैसे बच्चे वाला मैंने एग्जांपल दिया था, क्या जतिन को अगर नंबर ए दे रहा हूं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए नेम दे रहा हूं बेटा, तो गौरव को क्या करेंगे, ए ही बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में है। क्लियर? लेकिन जतिन और लविश को अगर कंपेयर करें बेटा तो ये स्ट्रेट लाइन में है क्या, आपको सर ऐसे ले लो, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है बेटा। बात समझ में आई क्या? ईमानदारी से काम करना। तो क्या होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो उसको ए बोल सकते हैं, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा, ये बी होगा। आ गया समझ में? क्लियर है? वैसे ही तो मैंने क्या कहा बच्चों, फर्स्ट रो के अरेंजमेंट को अगर मैं ए बोलूं तो सेकंड रो वाला क्या होगा, बी बोला जाएगा। ये बताओ थर्ड रो वाले को क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वापस ए। शाबाश। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो बेटा थर्ड रो वाला, ये बताओ फर्स्ट के स्ट्रेट लाइन में होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। देख सकते हो आप, ये थर्ड वाला फर्स्ट वाला स्ट्रेट लाइन में होगा बच्चों। आ गया समझ में? ठीक है, थर्ड वाला वापस ए हो गया, फोर्थ वाले को क्या बोलेंगे बेटा, बी बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे क्लास में। तो कहने का मतलब क्या, देखो फोर्थ वाला क्या होगा, सेकंड के स्ट्रेट लाइन में होगा। तो कहने का मतलब है एटम अगर स्ट्रेट लाइन में है, सेम अल्फाबेट। क्लियर है? और ऐसे अरेंजमेंट को अपन नाम क्या देंगे बेटा, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा बेटा, ए बी टाइप पैकिंग अरेंजमेंट बोला जाता है। और इसका रीजन क्या है, समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, देखो काम की बात, क्या कोई भी एक एटम आप फिक्स कर सकते हो। ये जैसे मान लो ये एटम अपन ने फिक्स कर दिया। क्लियर है? ये एटम फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, रोहित तुम बताना, प्रेक्षा तुम भी बता सकती हो बेटा, तुम दोनों का जवाब आना चाहिए। ये बताओ इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, कितने, 6। मेरे फेस एक्सप्रेशन और साउंड एक्सप्रेशन में मत जाना, अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना। प्रेक्षा कितनी होगी, 6। अच्छा 6 को बोलते हैं क्या 6, मैं 7 को बोलते हैं बेटा। अब क्या मारवाड़ी बताएगी तीसरी बार पहली बार बोला गुड़िया ने 6, दूसरा आंसर बताया 6, अब क्या बोली मारवाड़ी में, छको है, छक्का। बोल बेटा पक्का, सोच ले। प्रेक्षा जवाब दे, प्रेक्षा तुम्हारे दुश्मनों ने जवाब दिया है 6, प्रेक्षा के लिए चलो चलो बेटा, तो इसका जवाब है रोहित का 6। तुम्हारा जवाब क्या है? अब ध्यान रखना, इसने 6 बोल दिया, तुझे 6 से कुछ अलग जवाब देना ही देना है बेटा, ये श्योर है? फटाफट बोल, क्या सर उसका रोंग है? चलो ये रोंग बोल रही है कि इसका रोंग है। कितना है, 5। शाबाश बेटा, मेरी बातों में इतना भी नहीं आना था कि उससे अलग ही दे दिया बेटा। मैंने क्या कहा, एग्जामिनर तो तुम्हें गलती करवाने के लिए, खाली एग्जामिनर टीचर की तुम कहाँ गलती करते हो फिर तुम्हें बताएंगे बेटा ऐसे नहीं करना, ठीक है। आंख बंद करके भी टीचर की बातों पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें मजाक कर रहे हैं, सीरियस है, वो जरूर ध्यान रखना बेटा। कितना होगा जतिन बता बेटा, पक्का? लविश 6, बिल्कुल बेटा 6 होगा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा रे, 6 होगा, ध्यान रखना। अपेक्षा मैंने मजाक में कहा था कि उससे कुछ अलग आंसर देना है, तूने सच में अलग दे दिया। अच्छा हुआ 5.5 नहीं दिया, 5 दिया है। चलो बेटा देखो कहने का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट वही रहेगा बेटा, रटने की जरूरत नहीं है। चलो अब सीरियसली समझो इस बात को। मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर एटम अपने आसपास के कितने एटम के कांटेक्ट में, वही क्या हो जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है? चलो बेटा, ये जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चलो इसका मतलब हर एटम क्या अपने आसपास के 6 एटम के कांटेक्ट में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर? तो 6 नहीं होगा बेटा, 6 होगा, ध्यान रखना। ओके, तो क्या करेंगे बेटा, देखो अब ये 6 सेंटर जो कांटेक्ट में 6 एटम है, इनके सेंटर को अगर मैं मिलाऊं तो ये बताओ कैसी स्ट्रक्चर बन रही है बेटा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रही है, नहीं बन रही है? क्या बन रही है, हेक्सागोनल। तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया बेटा, हेक्सागोनल, यानी हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, इसी वजह से इसे नाम क्या देते हैं, हेक्सागोनल 2D पैकिंग अरेंजमेंट नाम दिया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत बेटा? क्लियर? एटम कैसे अरेंज होंगे, पैकिंग अरेंजमेंट को क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसको ये नाम क्यों देते हैं, समझ में आ गया यहाँ तक? इसमें वॉइड कैसी होती है, हर चीज मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। क्लियर है? अब जो मैथमेटिकली सोल्व करने वाला काम, क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी के लिए अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे बेटा, जतिन पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोल बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोल फटाफट। हाँ जतिन तेरा ही नाम है, और किसका नाम है, फटाफट बोल, एक्टिव रहा के जल्दी से फटाफट बोल। लविश पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? ये नहीं, खाली थ्योरेटिकल बता दो मेरे को, बाकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। थ्योरेटिकल बता दो।
थ्योरेटिकल बताना है कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा। रोहित कितना होगा, क्या होगा? थ्योरेटिकल बताना है। अपॉन, तो बस और क्या करना था, एरिया ऑफ हेक्सागोनल मल्टीप्लाई बाई 100, यस और नो। ठीक है, सीधी सी बात है। बेसिकली तो हमें ये ध्यान होना चाहिए क्या, पैकिंग एफिशिएंसी हमें पता है बच्चों, क्या 2D के रेस्पेक्ट में बात करें तो एरिया से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एटम का एरिया अपॉन यूनिट सेल का एरिया। यहाँ पर अपन यूनिट सेल किसको मानेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमें पता है ऐसी कई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगी नहीं बनेगी, तो इसको एक यूनिट सेल मान सकते नहीं मान सकते। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल करने के बजाय, कंफ्यूज होने के बजाय सीधा क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, यस और नो। क्लियर है बेटा। चलो बच्चों देखो, ये जो हेक्सागोनल है इसको मैं अलग बना रहा हूँ, समझना इस चीज को बेटा कैसे करना है, देखो रटने के बजाय। ये बच्चों देखो मैंने क्या किया, एक हेक्सागोनल को अपन अलग बना रहे हैं बेटा, ये तो अपना मेन सेंटर वाला आइटम है। क्लियर है, इस हेक्सागोनल का सेंटर वाला आइटम है। क्लियर, ये इसके बेटा टर्मिनल आइटम है, साइड वाले आइटम है। इनके सेंटर को अगर अपन मिलाएं तो बेटा मिला सकते हो, ये इनके सेंटर को मिला दिया। तो ये बताओ बच्चों, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। क्लियर है। चलो बेटा अब बात करिए, ये बताओ जैसे मान लो ये एटम है, एक तो ये एटम हो गया और ये इसके कॉर्नर वाले एटम हो गए हेक्सागोनल वाले के। तो ये बताओ बेटा, इसमें दो टाइप के एटम है इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर, सेंटर पर एटम है और कॉर्नर पे एटम है। तो ये बताओ सेंटर और कॉर्नर वाले कंप्लीट एटम यहाँ पर यूज होंगे या नहीं होंगे, कंप्लीट एटम यूज होंगे या नहीं होंगे, यस और नो। क्यों बेटा, बिल्कुल बेटा, हमें पता सेंटर वाला एटम जो है, अरे सेंटर वाला एटम बेटा ये तो कितना पार्ट है, 1 पार्ट, क्योंकि पूरा का पूरा ये बताओ इस स्ट्रक्चर के अंदर है या नहीं है बच्चों। लेकिन ये टर्मिनल एटम है, ये कितना पार्ट होगा, 1 बाई 6, 1/3। देखते हैं, प्रेक्षा, सुबदा, जतिन, गौरव, 1/3। लवीश तुमने क्या सोचा, सर ने बताया था कॉर्नर वाला एटम 1/6 पार्ट होता है, वो तो अपन 3D की बात करते हैं HCP की, तब यहाँ बात 3D की कर रहे हैं, 2D की, 2D की करें बेटा। आ गया समझ में। तो 2D में हमें सिर्फ एक प्लेन में देखना है, समझ में आ गया, सिर्फ एक प्लेन में देखना है। ये बताओ हेक्सागोनल वाला जो एंगल है बेटा, ये बताओ ये एंगल कितने का होता है, कॉर्नर वाला 120 होता नहीं होता। तो 2D में बात करें एक प्लेन में, ऐसे 120 के 3 एंगल होंगे, 360 बनेगा नहीं बनेगा, समझ में आया बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। 120 का एंगल होता है ऐसे, हमें पता है 3 एंगल बन जाएंगे, 120 तो पूरा 360 का एंगल बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा बेटा। तो ध्यान रखना 360 में 120 पार्ट है, इसका मतलब 1/3, समझ में आ गया। तो वेरी गुड, 1/3 पार्ट आ गया समझ में। अगर 3D में होता तो 1/6 बोलते, क्योंकि ऊपर से भी कवर करना पड़ता। आ गया समझ में। लेकिन 3D है क्या ये, नहीं बेटा ये 2D है, इस वजह से हमें ऊपर से पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है। यूनिट सेल को अलग बना के समझाने का पर्पज क्या है बेटा, यही है, ताकि रटना नहीं पड़े सर ने यहाँ पर ये क्यों लिखा वहां पर वो क्यों लिखा, समझ में आ गया। क्लियर है बच्चों। चलो अब बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो देखो कैसे करना है। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हमें पता, इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन करें तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, टोटल एरिया ऑफ एटम्स, जो एटम हमें कंसीडर करना है उनका एरिया क्या होगा बच्चों। ये सेंटर वाला एटम तो पूरा एटम है या नहीं है, ये तो साप्ता एटम है, तो क्या होगा πr², इसका एरिया तो πr² हो गया। क्लियर है। चलो बेटा अब हमें पता कॉर्नर वाले एटम का एरिया कितना लूंगा, एक कॉर्नर वाले एटम का एरिया कितना लूंगा, πr²/3। बिल्कुल बेटा, हमें पता है पूरा एटम होता है तो πr² लेते हैं बेटा, लेकिन इसका 1/3 पार्ट लेना है तो क्या लिखेंगे, πr²/3। सही है ना, और कुछ करना है क्या इसमें, क्यों बेटा, बिल्कुल बेटा वेरी गुड, 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें 1/3 वाले कितने पार्ट है, इसे टोटल 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे बच्चों, 6 कर देंगे। ठीक है, अपॉन ये बताओ एरिया ऑफ हेक्सागोनल। वापस बेटा ये बताओ एरिया ऑफ हेक्सागोनल कैलकुलेट करके टाइम पास करने की जरूरत है क्या, मैंने वहां पर ब्लॉक किया था, याद है ना। पैकिंग एफिशिएंसी मैंने कहा था 2D में ये होता है, 3D में ये होता है, HCP को डिटेल से पढ़ा था, याद है क्या। HCP मैंने बताया था, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। कुछ याद आ रहा है, कुछ दिन पहले अपन ने पढ़ा था बेटा, 2-3 लेक्चर पहले हमने क्या कहा, एरिया ऑफ बेस। HCP में बेस कैसा होता है,
हेक्सागोनल, यस और नो। तो एरिया ऑफ बेस हेक्सागोनल का एरिया कैलकुलेट किया था मैंने, ब्लॉक भी किया था बेटा, मैंने कहा आगे काम आएगा, आज वो दिन आ गया जो काम आएगा, वो समझ में आ रहा है बेटा। और वो कितना होता है रे, कितना होता है रे, कितना होता है रे, कितना होता है रे, अरे अभी भी नहीं बता सकते क्या? आंखों की बटन खोलो बेटा, सामने लिखा पड़ा है, देखो क्या होगा, 6√3r²। मैंने कहा था बेटा याद रखना, क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, पैकिंग एफिशिएंसी यानी 100, क्लियर है बच्चों, क्लियर। चलो बेटा क्या करेंगे, इस 3 को 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2πr² प्लस r², πr² मतलब कितना हो गया, 3πr² अपॉन क्या लिखेंगे, 6√3r² मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा ये बताओ r² को r² से उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते? सकते। अब हमें ये बताओ, इसको एक ही टर्म में लिख के टाइम पास करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि r से r वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। और जब इसे हम सोल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 90.6%, ये 90.6% ये हो गया, क्लियर है। चलो बेटा, और वैकेंट स्पेस की अपन बात करें, वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा बेटा, 9.4%। तो कैसे किया, कहाँ किया, समझ में आ गया? यस और नो, यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, क्लियर है? लिखो, नोट करो, लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो, मेन स्टेटमेंट लिखो, लिखो, ईच एटम ऑफ रो, ईच एटम ऑफ रो each atom of row is arranged, each atom of row is arranged in free space of, arranged in free space of, फ्री स्पेस, इनको मिडिल स्पेस भी बोल सकते हैं, फ्री स्पेस ऑफ अपर और लोअर साइड्स, अरेंज इन फ्री स्पेस ऑफ अपर और लोअर साइड्स ऑफ नेबर रो एटम्स। Each atom of row is arranged in a free space of upper or lower sides of neighbor row atoms. Free space of upper and lower sides of neighbor row atoms. ठीक है बेटा, अपर हो चाहे लोअर साइड हो, इधर ध्यान दो बेटा, किसी भी एटम की अपन बात करते हैं, समझना इस चीज को बेटा कैसे करना। देखो जैसे मान लो ये एटम है, इधर ध्यान दो एक बार, ये एटम है, अगर अपने से ऊपर वाली रो से अगर कंपेयर करें तो भी इसके फ्री स्पेस में है या नहीं है बेटा? अपने से लोअर साइड वाली रो से कंपेयर करें तो भी इसके फ्री स्पेस में है या नहीं है बच्चों, समझ में आ गया? तो अपने से ऊपर वाली रो की बात करें चाहे नीचे वाली रो की बात करें, उनके फ्री स्पेस में प्रेजेंट होगा, क्लियर है? लिखो, स्टेटमेंट लिख लिया गया, रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना बेटा, अगर किसी बच्चे ने नहीं नोट किया तो मैच कर लेना। ईच एटम ऑफ रो इज अरेंज्ड इन ए फ्री स्पेस ऑफ अपर एंड लोअर साइड्स ऑफ नेबर रो एटम्स। आ गया समझ में, क्लियर है? डायग्राम छाप दो, और ये जो सॉल्व किया ये छाप दो बच्चों। %74% वो बेटा 3D में होता है, HCP में। इसके बाद 3D पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा वो, क्लियर? उसमें अपने 3 एक्सिस, हाँ वो भी वो बेटा वो नहीं, हमें क्या कहा, वो जो SCC BCC सारी है वो बेटा 3D में पढ़ेंगे अपन, समझ में आ गया? इन 2D की कई सारी लेयर से जब 3D का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, 3D बनेगी। 2D की कई सारी लेयर को अरेंज करके 3D बनेगी, 3D में सारे आएंगे, SCC BCC FCC HCP। इसके बाद अपन को यही पढ़ना है।
क्या √3 इज इक्वल टू कौन सा? हाँ, एरिया और ट्रायगोनल करना है, फिर अपन को क्या करना बेटा, ऐसे एक ट्रायगोनल बना के क्या करना, 6 से मल्टीप्लाई करना अपन को। ठीक है, अपने उसमें किया था ना, एक हेक्सागोनल लेयर को अलग किया था, उसमें सेंटर को इससे मिलाकर एक ट्रायगोनल बनाया था, एक ट्रायगोनल का एरिया करके 6 से मल्टीप्लाई किया था अपने। ओके चलो बेटा कर लिया क्या, यस और नो? तो ये तो अपन ने बात की बेटा 2D पैकिंग की। 2D पैकिंग कैसे होता है, क्या होता है, समझ में आया बेटा? यहाँ तक को डाउट, यस और नो? और एक चीज और खास कर ध्यान रखना बच्चों, क्या नॉर्मली अपन बात करें, यहाँ अपन 2D की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी कुछ नहीं बोले, तो पैकिंग एफिशिएंसी को किसकी टर्म में कैलकुलेट करना है बेटा? अरे एरिया की टर्म में, यस और नो? लेकिन कई बार ध्यान रखना बच्चों, आपको ये जो पैकिंग एफिशिएंसी एरिया की टर्म में आई है, यानी 78.5% या फिर 90.6%, ये डाटा ना देके आपको क्या देता है, दो अलग अलग डाटा दे देता है, 20 यानी 52.4% या 60.4% है, वो डाटा किसकी टर्म में आता है, वॉल्यूम की टर्म में आएगा। पूछता तो नहीं नॉर्मली, मैक्सिमम केसेस में तो यही रिजल्ट आएगा, लेकिन बाय द वे अगर ये डाटा ना देके वो डाटा दे रखा है तो ध्यान रखना, और वो डाटा किसकी टर्म में आता है, वॉल्यूम की टर्म में आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो क्या करना है, नोट लगा के खासकर इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जो भी हमसे गलती करवा सकता है एक एक चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, क्या बेटा, बाय वॉल्यूम यानी वॉल्यूम की टर्म में अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, बाय वॉल्यूम पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर 2D पैकिंग equal to 52.4% and packing efficiency of hexagonal 2D packing equal to 60.4%। ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, ठीक? हाँ बेटा, कौन सा? अरे बेटा पीछे पेज प्लेट, HCP में पेज प्लेट HCP के सारा उसमें करवा रखा है। √3x आया बावड़े, ये क्या किया था, एक ट्रायंगल बनाया तो ये तो x आया था, ये r है, ये 2r है बेटा। ठीक है, तो x इक्वल टू √3r ये आया है। बात समझ में आई क्या? इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2r मल्टीप्लाई बाय 2r मल्टीप्लाई बाय √3r, 2 से 2 काट दो तो कितना हो गया, √3r²। यस और नो? एक ट्रायंगल का आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 √3r²। क्लियर? पीछे करवाया था बेटा, 2 दिन पहले तो करवाया था ये। चलो बेटा कैसे करना समझ में आ गया, तो ये चीज खास कर ऐड कर लेना बेटा। ठीक है, क्या अगर बाय द वे 78.5% या 90.6% डाटा न दे तो ये डाटा मिल सकता है। आ गया समझ में? अगर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बाई एरिया बाई वॉल्यूम तो एरिया या वॉल्यूम वाला करना ही है, अगर दोनों डाटा दे रखे हो तो। क्लियर है? कुछ नहीं बोले, मोर करेक्ट वो डाटा है, वो डाटा ना मिले तो इन डाटा का ध्यान रखना। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चलो बेटा, तो ये अपने बात की है क्या, स्क्वायर 2D और हेक्सागोनल 2D यानी 2D पैकिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके बारे में क्या क्या हमें पूछ सकता है बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इंपॉर्टेंट है नंबर 3 3D पैकिंग। 3D पैकिंग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अपने लिए 3D पैकिंग। ओके बच्चों देखो, जैसे मैंने डिटेल से अपने समझा भी है 3D कैसे होती है, क्या होती है। तो बच्चों देखो अपने क्या कहा था, 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो किसका फॉर्मेशन हुआ था, 2D की लेयर का। उसको लेयर बोलेंगे, 2D में अगर आगे तो क्या बोलेंगे, लेयर, क्योंकि एक सरफेस आ जाती है पूरी। आ गया समझ में? क्या कहा, 1D में एक लाइन में होते हैं तो वो रो हो गई, लाइन हो गई। तो 1D की कई सारी रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं तो क्या होता है बेटा, 2D की लेयर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? कई सारी 2D की लेयर को अगर एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो क्या होगा, 3D पैकिंग का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? एक रजिस्टर देना बेटा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा आपका रजिस्टर या फिर आपकी बुक्स बेटा। क्लियर है? कैसे बेटा, सिंपल से अगर देखो बेटा कहीं तो क्या कहें, जैसे कोई भी रजिस्टर का एक अपन पेज ले बेटा तो क्या होगा, तो देखो बेटा हर पेज में क्या होगा, कई सारी लाइंस आप देख सकते हो। ये लाइंस क्या है, हर एक लाइन क्या कर रही है, 1D पैकिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही एक्सिस है, हर लाइन 1D पैकिंग को अरेंज में। प्रेक्षा लाइन दिख रही है बेटा, जूम करके देख लेना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा,
हर लाइन क्या कर रही है, 1D पैकिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। कई सारी लाइंस को अगर एक दूसरे के साथ अरेंज करिए तो पूरा पेज बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है बेटा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ये 2D हो गया। क्लियर? क्योंकि इस पेज की अपन बात कर सकते हैं तो देख सकते हैं बेटा, इस पेज के आपको क्या करेंगे, इसकी दो ही एक्सिस हमें दिखाई देगी। तो क्या होगा, जैसे मान लो एक ये वाली एक्सिस है, एक ये वाली एक्सिस है, ए और बी। क्लियर? और तीसरी एक्सिस नेग्लिजिबल है या नहीं है? नेग्लिजिबल है बेटा। ए और बी दो एक्सिस है, तो एक पेज क्या हो गया, 2D हो गया। क्लियर है? और कई सारी पेज को अगर एक दूसरे के ऊपर अगर अरेंज करें तो ये बताओ बुक या रजिस्टर की 3D पैकिंग का फॉर, इधर ध्यान दो, क्या कहा, अगर कई सारे पेज को एक दूसरे के साथ अगर अरेंज करें तो ये बताओ बुक या रजिस्टर की 3D पैकिंग का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। कई सारी 2D की लेयर को, अब एक पेज को क्या बोलेंगे, एक लेयर बोल देंगे बेटा। ऐसी कई सारी लेयर को एक दूसरे के साथ अरेंज कर दिया तो 3 एक्सिस होगी या नहीं होगी? एक एक्सिस ये हो गई ए, एक ये वाली एक्सिस होगी बी, तीसरी वाली एक्सिस ये। ठीक है? अगर मोटा रजिस्टर या बुक होता तो आप तीसरी एक्सिस को भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते। रजिस्टर अच्छा रखा करो रे, मोटा रजिस्टर रखा करो, तीसरी एक्सिस को समझ पाओ आप। कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो अगर बुक की बात करें रजिस्टर की, तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को आप कंसीडर कर सकते हो। तो वो 3D में है या नहीं है बेटा? तो सिंपल सा स्टेटमेंट में क्या बोल सकता हूं, 3D पैकिंग अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अरेंज टू मेनी 2D लेयर्स विद ईच अदर। यस और नो? बात समझ में आई क्या? कई सारी 2D की लेयर को एक दूसरे के साथ अरेंज करे तो ये बताओ बच्चों 3D पैकिंग का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, 3D की बात की है, तीनों एक्सिस आएगी बच्चों। तो अपन जो रियल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, ऑल रियल स्ट्रक्चर्स SCC, BCC, FCC, ECC, HCP आर 3D पैकिंग। समझ में आ गया? तुमने जो पूछा था बात समझ में आ गई क्या बेटा? इसमें वो एग्जांपल आएंगे। क्या? सभी रियल स्ट्रक्चर्स यानी जो हम पढ़ते हैं SCC, BCC, FCC, HCP, ये सभी क्या होती है, 3D पैकिंग अरेंजमेंट होता है इनमें। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलो लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, लिखो 3D पैकिंग अरेंजमेंट, 3D पैकिंग अरेंजमेंट, 3D पैकिंग अरेंजमेंट इज फॉर्म्ड बाय, 3D packing arrangement is formed by arranged to many 2D layers, 3D packing arrangement is obtained by arranged to many 2D layers with each other, arranged to many 2D layers with each other, arranged to many 2D layers with each other. क्लियर है बेटा? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, समझने के लिए अपन क्या कह सकते हैं, ये जैसे मान लो मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने क्या किया बेटा, एक लेयर ली है, ये एक 2D है या नहीं है बच्चों? ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, तो दूसरी लेयर लगा रहा हूं, यानी दूसरी 2D की लेयर मैंने रख दी है। बच्चा कहेगा सर ये कैसे रख रहे हो, क्या हो गया आपको? बेटा ये जानबूझ के मैं थोड़ा क्रॉस में रख रहा हूं। क्या? अगर एक लेयर के ऊपर ही मैंने दूसरी लेयर बना दी तो आप विश्वास नहीं करोगे कि दूसरी लेयर कहाँ है सर। ठीक है? एक्चुअल मैंने क्रॉस में क्यों बनाया है, इसके ऊपर ये लेयर है, इसके एग्जैक्ट ऊपर ये लेयर है, तो क्रॉस में मैंने बनाया। क्लियर है? चलो इसके ऊपर मैं क्या करूं बेटा, जैसे एक लेयर और अपन रख दे, तो कई सारी लेयर अगर अपन रखेंगे तो देख सकते हैं तीनों एक्सिस यहाँ पर काम आएगी नहीं आएगी? बच्चों ये वाली एक्सिस ए मान सकते नहीं मान सकते? मान सकते हैं बेटा। ये वाली एक्सिस को इसको बी बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर जो हाइट होगी बेटा, ये बताओ इस तीसरी एक्सिस को अपन सी बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। ABC तीनों एक्सिस हो जाएगी लेंथ, विड्थ और हाइट, तो क्या होगा, 3D का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। क्लियर है? बना लो बेटा जटिल संरचना, बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी? ट्राई करो, गौरव ने बहुत मुश्किल से सीखा था। इसमें टिप के बनाओगे क्या, बोर्ड पे बनाना ऐसे बेटा इससे ज्यादा सही तो अच्छे से दिख सके बोर्ड पे बनिए बड़ी साइज में। हम भी बहुत मुश्किल से सीखे थे, अपने टीचर्स को बताया था, तुम्हें लेटर भेज के, कबूतर भेज के तब समझाया था उन्होंने। बना लिया बेटा? बन गई जटिल संरचना? बन गई क्या? बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। चलो एक स्टेटमेंट लिख लो, देखो ऑल रियल स्ट्रक्चर्स, all real structures, all real structures, ब्रैकेट में लिखो बेटा,
एग्जाम्पल HCC, BCC, FCC एंड HCP। ठीक है, ब्रैकेट बंद करो। ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3D पैकिंग अरेंजमेंट। ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3D पैकिंग अरेंजमेंट, यानी सभी जो स्ट्रक्चर्स अपन देखते हैं चैप्टर में, ये क्या होती है, 3D में होती है। ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3D पैकिंग अरेंजमेंट। क्लियर है? चलो बेटा, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इनको समझने का तरीका कि 3D का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर है? चलो बेटा, तो हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग लिखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग। फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग। फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग। ठीक है बच्चों, देखो फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग। 3D पैकिंग का हमें फॉर्मेशन करना है, तो एक बात तो श्योर है बेटा, 3D का फॉर्मेशन किससे होगा? 2D की लेयर से होता है। यस और नो? मैंने क्या कहा था, 1D की रो को एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो 2D की लेयर बनती है। 2D की कई सारी लेयर्स को एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो क्या होगा बच्चों? 3D का फॉर्मेशन होगा। होगा ना? इसका मतलब श्योर है ये 2D की लेयर से होगा। तो 2D की लेयर हमें पता क्या होती है बेटा, दो टाइप की होती है। एक तो कौन सी, स्क्वायर वाली, एक कौन सी होती है, हेक्सागोनल वाली। यस और नो? तो दोनों से 1 बाय 1 करेंगे। क्लियर है बेटा? तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ 3D पैकिंग, इसके आगे लिख लेना 2 टाइप्स। ये 2 टाइप से अपन करेंगे। नंबर 1, बाय स्क्वायर 2D लेयर्स। बाय स्क्वायर 2D लेयर, यानी स्क्वायर 2D लेयर्स है, इनसे कैसे फॉर्मेशन करना है। ओके, बाय स्क्वायर 2D लेयर लिख लिए बच्चों। देखो इनको भी अपन क्या कर सकते हैं, 2 टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पॉसिबल बाय 2 टाइप्स। पॉसिबल बाय 2 टाइप्स। क्या कहा, 2 टाइप से ये पॉसिबल है बेटा। कैसे? पहला टाइप तो क्या है बेटा, देखो फर्स्ट टाइप, यानी फर्स्ट टाइप कौन सा, अच्छे से समझना। एक बात तो श्योर है बेटा, क्या, इधर ध्यान दो, एक बात तो श्योर है, मुझे कौन सी लेयर काम में लेनी है, स्क्वायर 2D वाली लेयर काम में लेनी है। आ गया समझ में? तो सबसे पहले क्या करना आपको, स्क्वायर 2D लेयर का एक लेयर का फॉर्मेशन करना है। क्लियर है? और हमें पता है 2D की लेयर का फॉर्मेशन करना है, वो कैसे बनेगा, अरे 1D की रो से। यस और नो? तो बच्चों देखो 1D की कई सारी रो है, तो बेटा मान लो जैसे पहली रो है ये बताओ इससे मुझे स्क्वायर 2D बनानी है, तो ये बताओ अदर रो को मैं कैसे अरेंज करूंगा, इन एटम्स के फ्री स्पेस में ऐड करूंगा नहीं करूंगा? यस और नो? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल बेटा, स्ट्रेट लाइन में, एटम की स्ट्रेट लाइन में एटम को ऐड करेंगे। यस और नो? सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको ये पता होना चाहिए क्या, यानी स्क्वायर 2D की एक लेयर का फॉर्मेशन कैसे करना है, तभी तो आगे कर पाओगे। तो ये मान लो बच्चों अपन ने क्या कर दिया रे, स्क्वायर 2D की एक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया बेटा। ये लो बच्चों कर दिया। बात समझ में आई क्या? अब मैंने क्या कहा, ऐसी कई सारी स्क्वायर 2D की लेयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखना है, जिससे यानी क्या 3D पैकिंग का फॉर्मेशन हो। तो अपन ने क्या लिखा, फर्स्ट टाइप, पहला मेथड तो क्या है बच्चों, अपन क्या करेंगे, सभी लेयर्स को, मेरा स्टेटमेंट क्या, अच्छे सुनना, ईच लेयर ऑफ एटम, अच्छे सुनना, ईच लेयर ऑफ एटम, अब लेयर बोलेंगे 2D की बात कर रहे हैं। क्लियर? ईच लेयर ऑफ एटम इज अरेंज्ड एग्जैक्टली अपर और लोअर साइड्स ऑफ नेबर लेयर एटम्स। समझ में आया? यानी हर लेयर का एटम क्या होगा, अपने से ऊपर या नीचे वाली जो नेबर लेयर होती है उसके एटम के एग्जैक्टली अपर या लोअर साइड में प्रेजेंट होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है? सिंपल वे में कहूं तो क्या कहेंगे, जैसी पहली लेयर है, इधर ध्यान दो बेटा, जैसी पहली लेयर है सेकंड लेयर को एग्जैक्टली इसके ऊपर रख देंगे। आ गया समझ में? एग्जैक्टली ऊपर रखने का पर्पस क्या है बेटा, जैसे मेरी फिंगर को आप एटम मान सकते हो, जैसे ये सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर है, तो क्या होगा, मेरी हर फिंगर नीचे वाली फिंगर के एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, ऐसे अरेंज करेंगे। क्लियर? तो ऐसे आप देखोगे तो आपको इस सामने वाली लेयर दिखाई देगी नहीं देगी, देगी। बाकी लेयर क्या है, इसके पीछे है बेटा। समझ में आ गया? तो हर लेयर क्या होगी, अपने से ऊपर या नीचे वाली लेयर के क्या होगी, एग्जैक्टली अपर या लोअर साइड में प्रेजेंट होगी बेटा। कैसे? अगर सेकंड लेयर में बनाऊं तो सेकंड लेयर कहां बनेगी बच्चों, इस फर्स्ट लेयर के ऊपर बनेगी या नहीं बनेगी? यस और नो? अरे यस और नो? और सेकंड लेयर क्या होगी बेटा, इसके एग्जैक्टली अपर होगी, अपर साइड में। ये लो मैंने सेकंड लेयर बना दी है। और जो थर्ड लेयर होगी बेटा वो कैसे होगी, वो भी एग्जैक्टली इसके स्ट्रेट लाइन में होगी, यानी सेकंड लेयर के ऊपर प्रेजेंट होगी बेटा।
तो थर्ड लेयर क्या होगी, सेकंड के एग्जैक्टली अपर साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थर्ड क्या होगी, सेकंड के एग्जैक्टली अपर साइड में, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में होगी। तो ऐसे आप देख सकते हो, जानबूझ के थोड़ा इस टाइप से बनाने का पर्पज क्या है, आपको पता चले एक लेयर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर कई सारी लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इनको मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, ये तो क्या हो गए, एटम्स हो गए, ये तो एटम्स है, और यहाँ पर ये कई सारी लेयर है, कौन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर, यानी कई सारी लेयर प्रेजेंट है बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। यानी हर एटम क्या होगा, अपने से ऊपर और नीचे वाली एटम के लेयर का क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया, ठीक है। सामने से दिखाई देने पर ये बताओ बेटा आपको कौन सी लेयर दिखाई देगी, अरे कौन सी लेयर दिखाई देगी, सिर्फ एक सामने वाली लेयर दिखाई देगी बेटा। आप देख सकते हो, जैसे मैंने पाम वाला एग्जांपल दिया था, मेरी फिंगर को आप एटम मानोगे तो मैंने क्या एग्जैक्टली हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रख दिया बच्चों, तो क्या होगा बेटा, आपको सिर्फ क्या होगा, सामने वाली लेयर दिखाई देगी। क्लियर। इसके पीछे ये सेकंड लेयर है, इसके पीछे एक और लेयर हो सकती है, इसके पीछे एक और लेयर हो सकती है, ऐसे अपन कई सारी लेयर बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, हर लेयर क्या होगी, अपने से ऊपर या नीचे वाली लेयर के एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होगी। क्लियर है। ये बताओ अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो ये बताओ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में एटम की स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, यस और नो। एटम की स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है तो क्या लिखेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल डायरेक्शन हो, एटम की स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बेटा अब बात करते हैं नाम पर। ये बताओ अगर फर्स्ट लेयर अरेंजमेंट को मैं ए बोलूं तो ये बताओ सेकंड लेयर को आप क्या नाम दोगे। अब यहाँ पर रो नहीं बोलेंगे बेटा, लेयर बोलेंगे, क्योंकि कई सारी लेयर को मिला के हमें 3D बनाना है। बात समझ में आई क्या। फर्स्ट लेयर के अरेंजमेंट को मैं ए बोल दूं तो सेकंड लेयर अरेंजमेंट को क्या बोलोगे, ए होगा बेटा, क्योंकि सेकंड लेयर उसके स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, तो सेकंड वाला भी क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। थर्ड लेयर अरेंजमेंट को क्या बोलोगे, ये भी ए है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बेटा। तो पैकिंग अरेंजमेंट कैसा हो गया यहाँ पर, ये कैसा है, ए टाइप पैकिंग अरेंजमेंट, यानी इसे ए टाइप पैकिंग अरेंजमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बेटा, इसका रीजन ये है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बेटा अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे एससीसी में क्या होता है, ऐसा ही केस होता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, एससीसी सुनते ही काम खत्म, कैसे बेटा समझना। एससीसी की मैंने बात की है तो एससीसी यूनिट सेल अपने पढ़ी थी, अपने क्या कहा, सभी जो रियल स्ट्रक्चर्स अपने पढ़ी है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, ये सभी क्या इनमें आएंगे ये केस। ओके, कैसे बच्चों, एससीसी में आप देख सकते हो बेटा कैसे, ये मान लो मैंने एससीसी यूनिट सेल अपने बनाई है, ये लो एससीसी यूनिट सेल, क्लियर है। अब एससीसी यूनिट सेल में ये बताओ एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली कॉर्नर पर तो होते हैं बच्चों, क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा, ये कॉर्नर एटम हो गया, 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 ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, यस और नो, क्लियर है। इसका मतलब ये बताओ ऊपर वाले जो 4 कॉर्नर है इसको मैं एक लेयर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, यस और नो। अरे ऊपर वाले कॉर्नर एटम ये एक लेयर होगी बेटा, इसका मतलब इस लेयर को अगर मैं ए बोलूं तो ये बताओ बेटा नीचे वाले जो एटम्स है इसकी एक लेयर होगी, तो ये बताओ ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, यस और नो। अरे हमें पता स्ट्रेट लाइन में होगी बेटा, ये तो अपने बॉक्स को यूनिट सेल को अपने क्या कहा, ऐसे क्रॉस में रखा है, मैंने क्या कहा, ऐसे क्रॉस में रखा है, इस वजह से आपको ऐसे शो हो रहा है। एग्जैक्टली मैं मान लो ऐसे बोल रहा हूँ, सपोज करो इसकी सभी एज लेंथ वगैरह बराबर है तो ये क्यूब की फॉर्म में होगा नहीं होगा, होगा। इसका मतलब क्यूब की फॉर्म में है तो हमें पता 4 तो कॉर्नर ये हो गए, देखो अच्छे समझना, 1 2 3 4 ये क्यूब हो गए, कॉर्नर हो गए क्यूब के, और 4 कॉर्नर कौन से, 1 2 3 4, यस और नो, 4 कॉर्नर ये, 4 कॉर्नर ये, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एससीसी में ओनली कॉर्नर पर एटम होता है, तो आप देख सकते हो ये अगर एससीसी की फॉर्म में ये क्यूब है तो ऊपर वाला कॉर्नर ये बताओ बेटा नीचे वाले एटम की एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, ये वाला कॉर्नर स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बेटा, ये वाला कॉर्नर स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बेटा, ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बेटा, ये जो कॉर्नर इस कॉर्नर के स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बच्चों, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर नीचे वाले 4 कॉर्नर को मिलाकर मैं एक लेयर बना लूं, ऐसे 4 एटम की लेयर है, इस कॉर्नर के क्या होगी, कॉर्नर के 4 एटम एक लेयर का फॉर्मेशन करे तो ऊपर वाले 4 कॉर्नर के एटम की जो दूसरी लेयर होगी बेटा, ये बताओ एग्जैक्टली इसके स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, यस और नो, यस और नो। ये तो खाली बोर्ड पे आपको ऐसे शो हो रहा है,
एक्चुअल मैंने बॉक्स वाली कंडीशन बताई, ऐसे होता है बच्चों। आ गया समझ में? कैसे? ये जो नीचे वाली लेयर मैंने बनाई, ये जो मैंने ए लिखा है बच्चों, देखो ये वाली लेयर कौन सी है? ऊपर वाले कॉर्नर की 1 2 3 4 ऐसी है। आ गया समझ में? इसको ए बोलूंगा। तो ये जो नीचे वाली लेयर है बेटा, ये वाली लेयर, ठीक है, समझना अच्छे से। नीचे वाली लेयर है 1 2 3 4 एटम की। ये बताओ नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के सेम स्ट्रेट लाइन में होगी या नहीं होगी? यस और नो? होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में। तो इसको अपने ए बोला, तो इस लेयर को भी अपन क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। यस और नो? क्लियर है? इस वजह से इसको अपने नाम क्या दिया? ए टाइप। और भी कई सारी लेयर्स होगी, वो भी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन में आएगी। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चलो एससीसी देखते ही, मैंने क्या कहा? एससीसी देखते ही बाकी की जो अपने स्क्वायर 2D पढ़ी है बच्चों, अपने स्क्वायर 2D हो चाहे हेक्सागोनल 2D हो, 2D पैकिंग में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके देखना पड़ा। लेकिन यहाँ मैंने एससीसी बोल दिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नो बेटा, जो एससीसी का रिजल्ट होता है वही इसका रिजल्ट हो गया। समझ में आ गया? तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 6, जो एससीसी में हमने कैलकुलेट किया है। समझ में आ गया? ठीक है। और जो एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है वही इसके लिए हो जाएगा, कितना होगा? 52.4%। समझ में आ गया? यस और नो? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? क्लियर है? चलो बेटा लिखो। स्टेटमेंट लिखा गया? कोई भी स्टेटमेंट लिखा गया? कुछ भी नहीं लिखा गया? चलो तो ये तो लिख लिया ना। इधर ध्यान दो, बाय स्क्वायर 2D पैकिंग एंड पॉसिबल बाय 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप के आगे लिखो बेटा, लिखो ईच लेयर ऑफ स्क्वायर 2D, ईच लेयर ऑफ स्क्वायर 2D each layer of square 2D is arranged exactly upper और lower sides of, चाहे अपर साइड बोले चाहे लोअर साइड बोले, इससे कंपेयर कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। इज अरेंज्ड एग्जैक्टली अपर और लोअर साइड्स ऑफ नेबर लेयर एटम्स, is arranged exactly upper or lower sides of neighbor layer atoms, ठीक है। so a straight line of atoms, so a straight line of atoms is obtained, so a straight line of atoms is obtained in horizontal and vertical direction, so a straight line of atoms is obtained in horizontal and vertical direction। क्लियर है बेटा? ठीक है, बाकी हमने डायग्राम बना दिया है, एक एक चीज मैंने लिख दी है। यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? तो 3D पैकिंग का फॉर्मेशन अपन 2D की लेयर से करते हैं। पहली स्क्वायर 2D लेयर, स्क्वायर 2D लेयर के अकॉर्डिंग पहला मेथड तो क्या है बेटा करने का? 3D का फॉर्मेशन करने का, ये हमने पढ़ा है। क्लियर? बाकी BCC, FCC, HCP का फॉर्मेशन कैसे करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक को डाउट बेटा? यहां तक को डाउट? प्रेक्षा को डाउट बेटा यहां तक? लवीस, जतिन, गौरव, रोहित, यहां तक को डाउट बेटा? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो बेटा इसको कंप्लीट कर लो। ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐड कर लेना बेटा। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं, और बाकी कोई डाउट हो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेना। ओके चलो बेटा, ठीक है, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे 3D पैकिंग का फॉर्मेशन कैसे करना नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, ओके बाय।